हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं ईवीएस पेपर 1 के आंसर्स को। रमा क्रिकेट खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, हर शाम वो खेल रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है? तो वो इस्तेमाल कर रहा है मस्कुलर एनर्जी को। अगला सवाल है कि कौन सा चावल का वेराइटी है जो असम में कॉमन है, जो पाया जाता है, एंड दैट इज बोरा राइस। उसको बोरा राइस हम बोलते हैं। इनमें से कौन सा है जो कि फ्यूल को, किसी भी प्रकार के ईंधन को हम जलाते हैं तो हमें मिलता है, वो है हीट और लाइट एनर्जी। अगला सवाल कि इनकरेक्ट इसमें से क्या है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट स्नेक्स? स्नेक्स के बारे में क्लास 5 या 4 में चैप्टर है जहां पे कि स्नेक्स के बारे में बता रखा है ईवीएस के चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या, दे च्यू अप देयर प्रे, तो क्या वे अपने प्रे को चबाते हैं? तो है जी नहीं, वो अपने प्रे को चबाते नहीं है, वो निगल जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि गुजरात के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का कौन सा लोकेशन होगा? तो गुजरात हमारे किधर आता है? इधर साइड पे आता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें देखना है तो गुजरात के रिस्पेक्ट में गुजरात के ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईस्ट, और पीछे की तरफ में हो जाएगा वेस्ट। तो गुजरात से इधर की तरफ होता है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, और उसी प्रकार ऐसे साइड में पड़ेगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है? इधर की साइड में आएगा आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो देखो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 4 विच इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग सबसे सही होते हैं। तो देखो छोटे होते हैं बट खुशबूदार होते हैं। क्यूमीन, सैफरन का क्या हिसाब किताब है? येलो इन कलर। अब देखो दो से हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, ए बी। देखते हैं कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है क्या इन दोनों से? ए का हो गया फोर्थ और बी का हो गया थर्ड। तो ए का फोर्थ दो ऑप्शन था, लेकिन बी का हमने थर्ड पहले मार्क कर लिया, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो कोस्टल यूनियन टेरिटरी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे है इंडियन ओशियन, और इधर क्या है? इधर है अरेबियन सी, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। जाकर के कहाँ मिलती है? गंगा सागर से जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, इसलिए तो उसको बंगाल की खाड़ी बोल रहे हैं, बंगाल की साइड पे है। ठीक, तो उस साइड कौन है? उड़ीसा है। तेलंगाना दूर की तरफ है। तेलंगाना यहाँ आंध्र प्रदेश है हमारा, और उसके बाद ऐसे तेलंगाना आता है, तो तेलंगाना भी नहीं है। और कर्नाटक और केरल तो इधर आता है। तो ये दोनों हो गया हमारा अरेबियन सी का पार्ट, और ये तो इसका कोस्टल लाइन है नहीं एज सच। तो बचा कौन? उड़ीसा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो तोरंग जो है ये कुडुक लैंग्वेज, मेन फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। तो कुडुक लैंग्वेज में तोरंग मतलब फॉरेस्ट होता है। पंचायत, विलेज काउंसिल जो होता है इन झारखंड डिसाइड्स विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग बाय लॉटरी। लॉटरी तरीके का इस्तेमाल वहां पे आज भी किया जाता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हो गए कि ये सही है। अब क्या है? राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट 2007 गिव्स द राइट टू पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो गया यहीं पे। तो सी गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया। अब डी की बारी है। 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड विथ फॉरेस्ट। जरूरी नहीं वहां के 3/4 लोग है अटैच, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे मैक्सिमम लोग जो है अटैच रहते हैं फॉरेस्ट से, और कई सारे लोग बाहर भी हैं। तो 3/4 ऐसे हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चौथा वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़े। डेंसिटी बोल रहा है कि डेंसिटी इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो भैया कितना होगा इसका वजन? तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखा है 24, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम है 6। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 24 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 ग्राम, एंड दिस वुड बी द आंसर। थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, और वो मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस से ही आने वाली है आपको। तो जितना हो सके एग्जाम से पहले उतना मॉक टेस्ट पेपर करके जाइए आप। ब्रॉन्ज, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा, लगभग सारे पेपर में ब्रॉन्ज से रिलेटेड सवाल आता है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। टिन एंड कॉपर को मिला करके तब हमारे यहाँ पे ब्रॉन्ज बनाया जाता है। अगला सवाल है, वैसे मेटलर्जी में इंडिया ने ही सबसे पहले सारे काम किए थे, तो मेटलर्जी की शुरुआत भी इंडिया से हुई। जैसे चेस इंडिया ने दिया है, लूडो इंडिया ने दिया है, वैसे ही मेटलर्जी भी इंडिया ने ही दिया है। हाथियों के बारे में क्लास 4th या 5th में है, जहां पे कि हाथियों का चैप्टर है, और उसमें एक छोटा सा नंदू हाथी होता है जो खेलने कूदने जाता है। तो उस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो ये सारे सवाल वहीं से आपको
मिल जाएंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ज्यादा है भी नहीं। 3 से 4 महीने का बेबी एलिफेंट लगभग 100 केजी का होता है, तो क्या ये सही है? तो जी ये सही नहीं है, 100 केजी का नहीं होता वो। फिर है कि एक एडल्ट हाथी लगभग 200 केजी लीव्स एक दिन में खा जाता है। 200 केजी थोड़ी खाता है, ये गलत दे रखा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, कितना खा सकता है क्या नहीं खा सकता, आप देख लेना, चेक कर लेना। Elephants do not rest very much. They sleep only for only hour and 4 in a day. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंदू के रिस्पेक्ट में बता रखा है। फिर है कि एलिफेंट लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर। नंदू जो है अपनी नानी के साथ पानी में खेलने के लिए जाता है, उसके कजिन्स उसके ऊपर सूर से पानी फेंकते हैं। ये एग्जैक्टली लाइंस लिख रखी हैं, तो ये भी सही है। तो सी और डी ऑप्शन ए हो गया हमारा सही। अगला सवाल पूछ रहा है हमें कि इनमें से कौन सा बेस्ट पीरियड है बिहार में बी कीपिंग प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे अगेन अनीता का एक चैप्टर है जिसमें वो एक बी कीपिंग कर रही होती है, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है, खुद भी पढ़ रही होती है। तो वो एक अच्छी सी कहानी स्टोरी बता रखी है बी के बारे में, जहाँ पे कि सोशल एनिमल बी क्यों है ये भी बता रखा है। तो वो सही, सबसे सही मौसम कौन सा है, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर का। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन रीजन देखो आ गया है, तो एजर्शन रीजन में पहला क्या दे रखा है, प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो गैसेस बहुत अच्छे से कंप्रेस हो जाते हैं। सही है बिल्कुल ये एजर्शन। और फिर दूसरा रीजन क्या दे रखा है कि जब हम प्रेशर गैस पे लगाते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस के बीच का घट जाता है, तभी वो कंप्रेस हो जाता है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, मनाली में जो घर बनते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, स्लैंटिंग रूप से बनते हैं। यहां तक सही था, लेकिन अब देखो यहाँ क्या है, एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। ये सही नहीं है, बैम्बू पिलर्स पे थोड़ी उनको खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ए है हमारा इनकरेक्ट है। तो अब देखो कहाँ पे मिल गया हमें, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट, यहां तक हम जा सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है और दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये भी नहीं। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, मनाली में बहुत ज्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल होता है। मनाली में स्नोफॉल होता है, रेनफॉल नहीं होता। ठीक है, मतलब स्नोफॉल इज टाइप ऑफ रेनफॉल ओनली, मतलब वहां पे टेम्परेचर जब डाउन होता है तो जो बर्फ के छोटे हमारे पानी के जो टुकड़े होते हैं इर्द गिर्द हवा में, वो सारे गिर जाते हैं। तो रेनफॉल एंड स्नोफॉल मनाली में ज्यादा होता है, तो बी तो सही हो गया। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया जी। अगला सवाल है, इनमें से मेन फंक्शन आपको प्लांट के बताने हैं। मेन फंक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, और जिसमें क्या पूछ रहे हैं, स्टेम के संदर्भ में। तो इट प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, ये इसका एसिमिलेशन है। बेसिकली ये मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन तो नहीं पूछ रहा ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन जो प्लांट को सपोर्ट करता है और प्लांट में मिनरल और वाटर को भेजता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर बी और सी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ए बी सी आपको तीनों देखने के लिए मिले। कायदे से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन पूछा है और वो मेन फंक्शन नहीं है, वो मॉडिफिकेशन है। बदलाव उसमें क्या आता है, बदलाव के लिए स्टोर फूड और प्रोड्यूस करना होता है। अगला सवाल है हमारा किससे, एजर्शन रीजन से। देखो आ गया फिर कि ईवीएस अगर सीखना है तो टू नीड इट नीड्स टू बी ओरिएंटेशन प्रोसेसेस स्किल्स रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू। इसी प्रकार ईवीएस सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण, ये सारे जो कौशल हैं वो आने चाहिए। और रीजन क्या दे रखा है हमें, रीजन दे रखा है कि ये जो है थ्रू अक्वायरिंग वेरियस स्किल्स द लर्निंग आउटकम ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। बिल्कुल सही बात है। ईवीएस क्या है, हमारे आसपास ही तो हो रहा है सब कुछ, वही तो है ईवीएस। ठीक है, अब ईवीएस के टीचर हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेट करना है एक्सपेरिमेंट इन क्लास विच एन एग श्रिंक्स इन अ टम्बलर। एक ग्लास में पानी में अंडा लिया है, वो डूब जा रहा है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर अंडा तैर रहा है। तो विद्यार्थियों से अगर पूछा जाए तो वो क्या व्याख्या दे सकते हैं, इनमें से प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं, तो वो प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो कि होगा हमारा कि अगर हर बच्चे को अगर हम दें ये करने के लिए, तो वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज डाल करके चेक करेंगे कि कौन सी चीज पानी पे तैरेगी और कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी। अगला सवाल है कि ईवीएस टीचर को एम्फेसिस देना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर सबमिटिव असेसमेंट। देखो सबमिटिव असेसमेंट से सवाल आ गया,
तो इसमें क्या करना चाहिए, असेसमेंट है वो भी समेटिव है, तो कंटेंट कितना कवर किया है और ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन पेपर का क्लियर होना चाहिए। तो 78 का हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अगला सवाल है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ईवीएस का, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज क्या होना चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, अबाउट लर्निंग, क्या है। तो असेसमेंट होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग तो है ही, फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो फॉर लर्निंग तो होगा, ये श्योर है। एंड लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि फॉर्मेटिव है, हम बार बार फीडबैक्स दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे, और असेसमेंट के थ्रू लर्निंग होगी कि कहाँ गलतियां हो रखी है, किसको हम सही कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 ए एंड सी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि अगर बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ईवीएस के स्टूडेंट को हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए इनकरेज किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा बढ़िया होगी जिससे कि बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो एक ईवीएस किट अगर डेवलप कर लिया जाए, याद रखना साइंस किट हो, ईवीएस किट हो या सोशल साइंस किट हो, ये सबसे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। जो किट होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। एजर्शन रीजन में फिर आ गया, जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं बहुत ही इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है ईवीएस के लिए। और दूसरा हमें क्या दे रखा है कि फील्ड ट्रिप्स जो होते हैं वो मेमोराइजेशन जैसे ही आ गया ये गलत हो गया, तो फॉल्स हो गया बी और ए हो गया ट्रू। तो 81 का 1 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें कि थीम ट्रैवल, अगर ट्रैवल है और रेलवे स्टेशन डिपिक्ट कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज इन ईवीएस, ये बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन डिपिक्ट कर रहा है कम्युनिटी रिसोर्स, तो रेलवे स्टेशन कहाँ से, मतलब वो किस चीज का उद्गम हो रहा है, वहां से कम्युनिटी रिसोर्स का। तो ये क्या कंप्लीट करेगा, जो थीम फूड होगा वो क्या कंप्लीट करेगा, तो वो एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स को करेगा। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत सवाल इन्होंने पूछ रखा है, अभी तक में बहुत अच्छा सवाल है ये, जहां पे उन्होंने ये पूछा है, वो जो रिलेशन वाले सवाल होते हैं, प्रपोर्शन और रिलेशन वाले, ये वही वाले सवाल है कि कैसे ये दोनों रिलेटेड हैं तो ये दोनों कैसे रिलेटेड होंगे, ये वही वाला सवाल है। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब ईवीएस पढ़ाया जा रहा होता है तो टीचर्स स्टेटमेंट और क्वेश्चंस जो होते हैं, जो जिससे कि बच्चे खुद से पीयर के रिस्पॉन्सेज, स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत रूप से देखेंगे और एक दूसरे से समझेंगे, तो वो कैसा होना चाहिए। मान लो ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं होती क्वेश्चनिंग में। कंडीशनिंग हम करते नहीं, कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधन, अनुबंधित हम करते नहीं, चेन हम किसी चीज को करते नहीं। तो एक चीज जो सबसे ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है सारी चीजों में, वो क्या है, खोजपूर्ण प्रश्न। आपको कई बारी वीडियोस में, जब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो थी उसमें ये चीज बताए हुए थे कि ऑप्शंस ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहां पे आपको ऑप्शन देख करके फ्रीडम का आभास हो, जहां पे कि आपको ऐसा लगे कि बच्चे खुद से भी खुद कोई काम कर सकते हैं और कमांड ले सकते हैं, अपना खुद का कोई भी चीज अपने हाथ में रख सकते हैं, कैसे सीखना है कैसे नहीं सीखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये प्रोबिंग, मान लो इंग्लिश में नहीं आ रहा, हिंदी पैरेलली दे रखा है खोजपूर्ण प्रश्न, तो यहां से भी आप आंसर लगा सकते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि एक टीचर है, wants to select synchronous कम्युनिकेशन, उनको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन अपने स्टूडेंट के बीच में रखना है ईवीएस के लिए, तो इनमें से कौन सा चीज सही तरीके से वो इस्तेमाल करे तो एक सिंक्रोनस प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल वो डेवलप हो सकती है। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट सेशन, फोन कॉल्स, तो वो कंटिन्यू रहेंगे हर चीज में कि टीचर पूछती है, ध्यान देती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्लास 3 से 5 तक की ईवीएस बुक को इन्होंने पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। इस 3 से 5 का जो टेक्स्ट बुक है वो स्टूडेंट को मतलब यू हैव टू सेलेक्ट पर्पस ऑफ 3 to 5 ईवीएस की बुक का क्या पर्पस होना चाहिए। तो देखो पिक्चर्स कलरफुल अगर हम डाल देंगे, बड़े और कलरफुल होने चाहिए, 5वीं क्लास में बच्चा आ चुका है, उसको समझ में आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन हर बारी अगर हम हर चीज सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होएगी। मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, लेकिन तब भी उसमें समझ होनी चाहिए कि लैंग्वेज कैसा हम यूज कर रहे हैं, और हमें तो पहले से पता है कि लैंग्वेज 5 तक पढ़ाने का मीडियम क्या है, हमारे पास मदर टंग है, तो उस हिसाब से कुछ मदर टंग का एक्सर्ट्स और चीजें दे रखी हूं तो बहुत अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक को ही सिर्फ इलस्ट्रेट करना चाहिए तो ये तो ऑप्शन है वैसे ही आउट हो गया।
तो टेक्स्ट बुक शुड बी चिल्ड्रन ओरिएंटेड, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होने चाहिए, डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन इन सब के ऊपर नहीं होना चाहिए, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार से रहित किताब, कोई भी पुस्तक वैसी होनी चाहिए जिसको कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि छोटे बच्चे नेशन को शेप करते हैं। अगला सवाल है एजर्शन रीजन का। प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस है हैज थीम्स इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स, उनमें थीम्स है इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। सही बात है। तो फिर अब इसका यूज क्या है? अब रीजन में क्या है कि थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू टॉपिक्स। टीचर को तो टॉपिक्स मिल जाए तो वो वैसे ही बढ़िया से पढ़ा दे, तो इजी टीचर के लिए इजी और डिफिकल्ट तो सोचने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट के नजर से अगर सोचें तो क्या इजी होता है? उनको सारी चीजें समझाने के लिए थीम बेस्ड ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, तो हम जाएंगे फोर्थ के साथ कि क्या है, एजर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो ये हमारा एजर्शन जो रीजन है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला सवाल दे रखा है कि कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है फॉर क्लास थर्ड। नहीं पे जोर देना, कौन सा नहीं है। क्लासरूम का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेता है, वॉइसेस, ओपिनियन, गुड और बैड टच के बारे में बता देते हैं, सोर्स इश्यूज, ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस, रिलेट सोशल प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब की ओनरशिप को और इन सब चीजों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और ऑब्जर्व्स रूल इन फ्यू लोकल इंडोर आउटडोर गेम्स, वो रूल्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो कौन सा नहीं है? क्लास थर्ड में बच्चे हैं, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये उस टाइम का तो लर्निंग आउटकम ईवीएस का तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी ईवीएस का तो आउटकम नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग 1 to 5 ईवीएस। ईवीएस अगर 1 to 5 हम पढ़ा रहे हैं तो मेजॉरिटी में हमारा रीजन क्या हो सकता है? इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इन डेप्थ उस समय बेसिक कॉन्सेप्ट की नहीं आ सकती है। स्टडिंग साइंस, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें सोशल साइंस के कई सारे टॉपिक होते हैं, तो सिर्फ साइंस के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? ठीक है। फिर अगला सवाल है कि हम कैरी आउट कर रहे हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से एक्वायर कर सके स्किल। हमें ग्रुप को भी सिखाना होता है, वाइगॉट्स की, लेफ्ट वाइगॉट्स की, ग्रुप में ही तो रहना, सीखना, समझना है। तो ये भी आउट हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा बचा? फर्स्ट, की हेल्पिंग लर्नर्स लिंक बिटवीन क्लासरूम एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल। सारी चीजों को रिलेट करना ताकि उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो सके साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में। अगला सवाल है कि अनीता प्रिपेयर कर रही है यूनिट प्लान, थीम है उसका फैमिली, तो कौन सा टाइटल हो सकता है उसके यूनिट प्लान का? ठीक है, तो उसके यूनिट प्लान का टाइप्स ऑफ फैमिली टाइप हो सकता है, क्योंकि फैमिलीज में माइग्रेटिंग फैमिलीज अगर उस लेवल पे बच्चों को समझाया जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आना नहीं है। जेंडर रोल्स, अगर ऑक्यूपेशन, सोशियो कल्चरल एंटिटी, देखो ये आप भारी भरकम टर्म छोटे बच्चों को नहीं समझ आनी, तो ये फिर गलत हो जाएगा। और रिलेशनशिप विद इन फैमिली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये कैसे हमें समझ नहीं आती, दूसरे को क्या समझाएंगे, वो भी छोटे बच्चों को, है कि नहीं बात? तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो कॉमन सेंस से भी आप ये आंसर लगा सकते थे, तुरंत ही लग जाता। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि मिस शीतल जो है उनको कहानियां लाइक्स टू यूज, वो पसंद करते हैं कहानियां, पोम्स अपने प्राइमरी क्लास लर्नर्स को ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए। तो सबसे अप्रोप्रिएट लॉजिक क्या हो सकता है? ये जो स्टोरी और पोम्स मैम सिखा रही हैं, बच्चों को समझा रही हैं, उसके लिए क्या हो सकता है? तो देखो जी, उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट रीजन, एक तो कंप्लीट सीबीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट हैव हर्ड बिफोर कमिंग टू स्कूल, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा, ये आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। हमारे पास बी सी डी बचा, तो ए किसमें नहीं है? ए, ये दो ऑप्शन गायब हो गया। हमारे पास क्या बचा? बी, मतलब ऑप्शन 2 और 4, इन्हीं दोनों में से करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ऑप्शन डी को पढ़ लेंगे तो आंसर बन जाएगा। देखो ये शॉर्टकट्स हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर ही आंसर ला सकते हैं। डी को हम पढ़ लेते हैं, मेक द लेसन मोर इंटरएक्टिव, इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। छोटे बच्चों को सिखाना है तो ऑब्वियस बात है इंटरेस्टिंग जरूरी है, तो बीसीडी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन को फिल्टर आउट आप कर लेंगे तो आप आराम से बहुत ही कम समय में बहुत ही कम त्रुटि के साथ अपने पेपर को एनालाइज भी कर सकते हैं। और अब तो हो गया है, तो आपको गोला करने के लिए भी समय चाहिए, पेपर पढ़ना भी है, गोला भी करना है,
तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स को ध्यान में रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।